हेलो बच्चों, नीट 2025 में पेपर फिजिक्स का डिफिकल्ट था और उसके अंदर वो कौन से क्वेश्चंस थे जो पेपर के अंदर बच्चों को डिफिकल्ट लगे और जिसकी वजह से उनको पेपर के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी नीट ने अपना स्टैंडर्ड जो है वो चेंज कर लिया है। तो हम देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चंस थे जो बच्चों को डिफिकल्ट लगे। तो ऐसे में आपके पास वो 8 क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसको हम इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और वो डिफिकल्ट क्यों लगे। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जनरली क्या होता है ना, तो अपन फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं, इसके अंदर आपने यूज करना है दिमाग को। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगा। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां से हमें करंट चलाना है। अब आपको पता है कि ये जंक्शन है, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी हमारा ए हुआ, ये सी है और इस सी और डी के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन हो गई। तो इस केस के अंदर जो ऊपर का पोटेंशियल होता है वही नीचे का होता है, तो ऊपर सी पॉइंट है तो नीचे भी अपन सी पॉइंट मान लेते हैं। तो अब ए और सी के बीच में 1 है और ए और सी के बीच में ही 3 है, तो दोनों हो गए पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर अपन R1 मान लेते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं 1 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 3/4। तो मतलब R1 जो पहला रेजिस्टेंस है इसको अपन 3/4 ओम लिख लेंगे। उसके बाद आप देखो C, और ये तो C हो ही गया, ये B पॉइंट है, तो मतलब C और B के बीच में 2 और C और B के बीच में 4, बिल्कुल सही बात। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये भी पैरेलल में है, तो इसको हम मान लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ 4/2 + 4, तो 4 2 8 और 6। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 4/3। मैं एक नए सर्किट के अंदर लिख लेता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास आ गया कितना सर 3/4 और ये बाबू मेरे पास आ गया कितना 4/3। ये टर्मिनल्स है हमारे ए और बी, इसी के बीच में ये आपने जो है 50 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, सिंपल। अब देखो ये दोनों किस में हो गए सर, सीरीज में। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो इस वाली ब्रांच में करंट चाहिए ना, द करंट थ्रू द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट। तो जब इस ब्रांच में मुझे करंट चाहिए तो मैं क्या काम कर लेता हूँ कि इस वाली ब्रांच का करंट निकाल लेता हूँ, इस वाली ब्रांच का करंट निकाल लेता हूँ। मतलब कि ए से सी वाली ब्रांच में और सी से बी वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा होगा, जो उसका डिफरेंस होगा वो बचा हुआ नीचे जाएगा, एज पर ऑफ जंक्शन रूल। बिल्कुल, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का फॉर्मूला होता है V/R। नहीं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2, बिल्कुल सही बात सर। तो इसके लिए मैं अगर करंट का फॉर्मूला लिखूंगा तो V/3/4, तो 4 ऊपर गया, इक्वल्स टू, क्योंकि करंट सेम है तो इसके लिए कितना हो जाएगा सर V2 बाय, ये हो गया 4/3। तो यहां से मैं V1/V2 का रेशियो निकाल लेता हूं एंड दैट इज 9:16। अब देखो V1 + V2 का जो वोल्टेज है 50 वोल्ट है, सो V1 + V2 इज योर 50। तो यहां से मैं V2 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन गया V1/V2 + 1 इज इक्वल्स टू 50। इसकी वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा, सो 9/16 + 1 इक्वल्स टू 50। तो ये हमारे पास आ गया V2, एलसीएम लेंगे तो 25/16 इज इक्वल्स टू 50। V2 बिकम 32 वोल्ट। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई इसके अंदर जो वोल्टेज है वो आपके पास इस वाली ब्रांच, इसका जो वोल्टेज है वो 32 वोल्ट है। मतलब कि C और B वाले में 32 वोल्ट हमारा जाएगा और 50 में से 32 माइनस करूंगा तो 18 इधर जाएगा, तो मतलब इस वाली ब्रांच में 18 जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, तो इसका मतलब इस ऊपर वाली ब्रांच में मैं करंट सर I1 मान लेता हूँ और इसकी ऊपर वाली ब्रांच में करंट I2 मान लेता हूँ। तो I1 निकालूंगा तो V/R करना मेरे को 18/1, तो कितना आ गया हमारे पास सर 18 एम्पियर। तो मतलब इस A to C वाली ब्रांच के अंदर 18 एम्पियर करंट है। ध्यान रखना आगे C to B वाली ब्रांच में I2 माना है, तो I2 कितना हो जाएगा सर, उसमें 32 है और डिवाइडेड बाय वहां का रेजिस्टेंस है 2, तो ये कितना हो गया 16। मैंने क्या बोला था, दोनों का निकालो डिफरेंस जाएगा, तो इसका मतलब अगर इधर से 18 16 उधर चला गया तो इसमें कितना जाना है सर 2 एम्पियर। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, दैट इज 2 एम्पियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन हुआ, समझ में आया कि क्यों ये डिफिकल्ट रहा। अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास किससे बेस्ड है, ये KTG का क्वेश्चन है ना। KTG, इसमें क्या बोला, कंटेनर हैज 2 चैम्बर। ठीक है, एक कंटेनर है उसके अंदर 2 चैम्बर है, एक का वॉल्यूम आपको गिवन है V1, उसकी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 2 लीटर, और दूसरा जो चैम्बर है उसका वॉल्यूम V2 और उसका आपको गिवन है 3 लीटर। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन ऑफ थर्मल इंसुलेटर, द चैम्बर कंटेन्स N1 एंड N2 नंबर ऑफ मोल। इसमें N1 और इसमें N2 मोल गिवन है, N1 की वैल्यू रख देते हैं 5 और N2 है अपने पास 4 मोल। बहुत बढ़िया। आइडियल गैस एट प्रेशर P1 है ना, इस पे प्रेशर P1 और इसमें प्रेशर P2, P1 और P2 की वैल्यू भी दी हुई है।
दैट इज योर 1 atm और P2 हमारे पास गिवन है सर 2 atm। बहुत बढ़िया। अब व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव, जब आप इसमें से इस पार्टीशन को हटा देते हो, मिक्सचर अटेन एन इक्विलिब्रियम प्रेशर। देखो तो जब आप इसको हटाएंगे तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, एक तो ये मिक्सचर के ऊपर का क्वेश्चन है। जनरली क्या करते हैं, मिक्सचर को बच्चे छोड़ देते हैं या सोच लेते हैं कि यार मिक्सचर पे प्रोबेबिलिटी कम है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। कॉन्सेप्ट इसमें दो चलते हैं, उसमें से एक कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी स्टेक इस मिक्सचर के अंदर कवर करता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। खाना है तो पहली इंटरनल एनर्जी बाद की इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। तो पहली जो इंटरनल एनर्जी थी वो सर U1 प्लस U2 थी और बाद की इंटरनल एनर्जी U है। अब U को इस तरीके से रखना है कि भाई वो P, V और N में आ जाए। इंटरनल एनर्जी का सर फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। CV को आप क्या लिख सकते हो, F/2 R डेल्टा T। तो यहां से बन गया F/2 NR डेल्टा T। NR डेल्टा T जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन में PV के बराबर रहता है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी होगी सर PV, है ना। बहुत बढ़िया। तो इसको हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट रहने वाला बिफोर मिक्सचर और आफ्टर मिक्सिंग के बाद। तो हम पहले U1 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो U1 हो जाएगा F/2 प्रेशर P1 V1। ऐसे ही U2 लिख लेते हैं F/2 P2 V2, ठीक है। और U की वैल्यू हमारे पास आई गई है, यहाँ पे वॉल्यूम अपने को टोटल लेना, इक्विलिब्रियम प्रेशर लेना। तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, तो ये हो जाएगा F/2 P1 V1 प्लस F/2 P2 V2 इज इक्वल्स टू F/2 P और वॉल्यूम हो गया सर V1 प्लस V2। तो F/2 से F/2 अपने पास कैंसिल और जो नेट प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहला प्रेशर हमारे पास कितना गिवन है सर, ये है 1 एटमॉस्फेयर 1 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है पहला 2 लीटर प्लस P2 हमारे पास है 2 एटमॉस्फेयर और V2 सर अपने पास 3 डिवीजन में V1 प्लस V2 है ना, तो 2 प्लस 3 बिकम 5। तो ऊपर कितना गया 2 प्लस 6 8/5। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये होगा 1.6, है ना। प्रेशर निकालना था तो एटमॉस्फेयर में, सो विच ऑप्शन सर, दैट इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने को डिफिकल्ट क्यों लगा भाई उसके अंदर, क्योंकि मिक्सिंग के ऊपर था। तो मिक्सिंग को जनरली बच्चे अवॉइड करके जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, मिक्सिंग भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली उसको गो थ्रू कर ले। अब अगला क्वेश्चन क्या है, a bob of heavy mass m is suspended by a light string L। हमारे को क्या बोला कि एक ये रहा सर्कल, इस सर्कल के अंदर एक बोब आपने इस लाइट स्ट्रिंग से टंगा दिया। द बोब इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पर हमारे को वेलोसिटी दी है इसको V0। इफ द स्ट्रिंग स्लैक, स्लैक का मतलब क्या हो गया कि वो झूल जाएगी, तो झूलेगी कब, जब टेंशन कितना हो जाएगा सर उसके अंदर 0 एट सम पॉइंट P मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, वो इसमें मेंशन किया है, ये है वो P पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास P पॉइंट हो गया, बिल्कुल सही बात है। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है आपके पास, थीटा एंगल बना रहा है। और यहाँ की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v है b पे, और हमें रेशो पूछा है ना, द रेशो ऑफ द स्पीड v, तो v/v0 का रेशो हमारे से पूछा है। तो देखो पहले समझते हैं, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हुआ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर आपको ध्यान देना है, मैं लिख देता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर दो ही चीजें चलती है, एक टेंशन का रिलेशन चलता है ना, जो FBD से निकल के आता है, और दूसरा रिलेशन आपका जो चलता है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो मैं पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे कि इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, तो ये वाला जो इसका साइड हो जाएगा ये H, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा L, क्योंकि इसका ये कंपोनेंट कोस है, ये कंपोनेंट साइन, तो ये हो जाएगा सर L साइन थीटा। अब ये A पॉइंट है, वो P पॉइंट है, तो मतलब टोटल एनर्जी एट A और टोटल एनर्जी एट P दोनों बराबर रहनी है। तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं लिख देता हूँ हाफ m V0 का स्क्वायर। ऊपर आप देखेंगे तो वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब हाफ m V स्क्वायर प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी भी है, वो कितनी हो गई सर mg, और आपको ये टोटल हाइट लेनी पड़ेगी, तो मतलब ये L हो गया, ये वाली डिस्टेंस, और ये h होगी, तो L प्लस h मतलब ये L प्लस L साइन थीटा, कॉमन लिया L, तो सर बच गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। इसमें से 2 एलसीएम लेके कट कर देता हूँ, m से m कट कर देता हूँ, तो V0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर प्लस ये हो गया सर 2gl ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। देखो ये आपने पहली इक्वेशन बनाई। कॉन्सेप्ट सिंपल है, कॉन्सेप्ट जो आपने अपनी क्लासेस के अंदर सीखा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अब लगेगी आपकी FBD के थ्रू जो इक्वेशन बनती है T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय L, तो मैं वही लगाता हूँ यहाँ पे। तो T टेंशन हो गया माइनस mg, हमारे पास जनरल रिलेशन होता है cos थीटा, मैं यहाँ फाई मान लेता हूँ, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय L। L जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर देखो फाई जो है ये कंप्लीट एंगल है, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ रहा है सर 90 प्लस थीटा,
तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे cos फाई निकालना हो, cos फाई कितना हो जाएगा यहाँ से cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा करके। ठीक है, तो यहाँ पर अब v वो वेलोसिटी होगी जिस पॉइंट पर आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं, वो है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसको t माइनस एम जी। कॉस थीटा मेरे पास कितना बन गया माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल। तो t की वैल्यू यहाँ 0 है क्योंकि वो स्लैक कर रहा है आपके पास, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो सर ये हमारे पास आ गया एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट किए, तो देखो इस इक्वेशन से हमारे पास किसकी वैल्यू आई सर, इससे हमारे पास वेलोसिटी v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू निकल गई वेलोसिटी के, v नॉट और निकालना है क्योंकि इन दोनों का रेशियो चाहिए सर अपने को, तो मैं उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। सो दैट इज v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एल साइन थीटा प्लस 2gl, ये हो गया हमारे पास प्लस 2gl साइन थीटा। तो इट नाउ बिकम v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3gl साइन थीटा प्लस 2gl। ठीक है, तो ये हमारे पास v नॉट स्क्वायर आ गया। अब रेशियो किसका किससे बोला था सर, v का और v नॉट से, तो मैं लिख देता हूँ v बाय v नॉट स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, और ये मेरे पास आ गया gl साइन थीटा, डिवीजन में अपने पास हो गया सर 3gl साइन थीटा प्लस 2gl। ठीक है भाई, तो इसमें से gl जो है कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचा साइन थीटा अपॉन नीचे 2 प्लस साइन थीटा, और रूट हम दोनों साइड लेके चल लेंगे, तो v बाय v नॉट नहीं v बाय वी नॉट इज इक्वल्स टू, और ये हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस सॉरी साइन थीटा बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा टू द पावर 1/2। ठीक है, तो यही हमारे से पूछा था विच ऑप्शन इज दिस, दैट इज योर साइन थीटा, डी ऑप्शन। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट लगा भाई, ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट लगा क्योंकि जो हमने रिलेशन सीखा है टेंशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो एक्चुअली 90 डिग्री से नीचे नीचे पे ही ज्यादा क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं, ये थोड़ा ऊपर पे चला गया। और दूसरा, बच्चे कुछ इसको स्लैक का मतलब यहाँ नहीं समझ पाए क्योंकि उनको स्लैकिंग जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर रिमेंबर रहती है, और वो पेपर के अंदर उस टाइम पे दिमाग उतना नहीं लगा पाए। तो कोई बात नहीं, अभी अपन इसको प्रैक्टिस कर लिए है, तो यहाँ से हम इसको सीख गए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड है सर, 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर प्लेट आर सेपरेटेड बाय डी। देखिए हमारे पास इसके अंदर बेटा आपके पास 2 कैपेसिटर है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन डी गिवन है, और 2 स्लैब इसमें डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2। देखो उसका सेपरेशन गिवन है, एक बार क्या कर लेते हैं, उसके सेपरेशन को ऐड करके देख लेते हैं क्या वो इस पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हो गया L ऊपर 4, तो ये आ गया 7D/8, तो नहीं, तो इसका मतलब D में से 7D/8 माइनस करेंगे तो सर D/8 स्पेस वो बची है जो अब एयर ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये K1 ने ऑक्यूपाई किया है सर, ये K2 ने, और ये हमारे पास एयर ने। तो इसकी कैपेसिटेंस अपन C1 लिख देते हैं, C2 और C3, क्योंकि यहाँ D डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो एक एक करके सबकी वैल्यू लिखेंगे। तो अगर सर C1 की वैल्यू आप लिखते हो तो ये हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A, सेपरेशन हो गया 3D/8, 8 अपने पास ऊपर जाएगा। C2 लिखते हैं सर, तो C2 हो गया सर K2 एप्सिलॉन नॉट A, और सेपरेशन कितना है इसमें D/2, तो D2 अपन ऊपर करके लिख देंगे। एयर फील्ड के लिए जो है वो कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D/8। ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, क्योंकि अब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी लिख देते हैं सर। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्वेश्चन में आगे क्या बोला था कि ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम 2 टाइम्स लार्जर देन देयर इज नथिंग इन बिटवीन द प्लेट। नथिंग इन बिटवीन द प्लेट का मतलब पहले इसमें एयर था, तो एयर की जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट A/D। अब मीडियम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से उसका कैपेसिटेंस मैं C मान लेता हूँ, और वो है ट्वाइस ऑफ C0। अब इसके अंदर C की वैल्यू निकाल के वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं निकालता हूँ बेटा 1/C, 1 ओवर C1 की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 3D ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज 3D/8 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस, और सर ये हो गया D/2 K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस, और ये हो गया D/8 एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पर जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि D/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन रह गया सर, तो ये बचा हमारे पास 3/8 K1 प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ गया D एप्सिलॉन नॉट, तो ये बच गया सर 1/2 K2 प्लस, और ये बच गया सर हमारे पास 1/8।
अब c की वैल्यू निकालनी है तो c को तो ले जाते हैं, पूरी वैल्यू को नीचे ले आते हैं, तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और पूरी वैल्यू जब अपन इसको नीचे लेके आएंगे तो दैट इज 3/8 k1 प्लस 1/2 k2 प्लस 1/8 इक्वल्स टू c, और c की वैल्यू 2c नॉट है तो इसको मैं कैंसिल आउट करके 2c नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी रख देते हैं, जो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 2 को नीचे इसको इधर, सो इट बिकम 1/2 इज इक्वल्स टू 3/8 k1 प्लस 1/2 k2 प्लस 1/8, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/2 माइनस 1/8, 3/8 k1 प्लस 1/2 k2। आगे हमें क्या करना है भाई इसमें, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास आ गया 8 और ऊपर में रह गया 4 माइनस 1, ठीक है, और इधर से k1 और k2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, k1 कितना गिवन था, दैट इज 1.25 k2, इसको सॉल्व करेंगे 100 तो ये आ गया 25, 5 जा 4 जा, तो यहाँ से k2 की वैल्यू आ गई 4/5 ऑफ k1, है ना। k2 की वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर k1 पूछ रहा है, तो वैल्यू k1 की टर्म में आनी चाहिए, तो यहाँ रख दूंगा, तो इट बिकम 3/8 k1 प्लस 1/2 k2 की वैल्यू होगी 4 k1/5, तो ये हमारे पास आया, तो यहाँ 8 एलसीएम में आ गया, 8 k1 ऊपर रह गया सर 3 प्लस 5, तो ये आ गया 3/8, 8 से 8 कैंसिल, तो k1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 8/3 दैट इज 2.66, सो k1 नाउ बिकम 2.66, जो हमारे से पूछा था इसके अंदर कि सर k1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, अपने ऑप्शंस देखते हैं, सो 2.66 इज योर फर्स्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन आता है तो सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों रहा, ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट रहा कि कई इसमें जल्दबाजी में बच्चों ने पहले तो ये सेपरेशन को इग्नोर कर दिया या उनसे हो गई इग्नोर, दूसरा कि इसके अंदर उनको एक या एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब इंसर्ट करते हैं तो जनरली बच्चे 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तक के ही क्वेश्चन करते हैं, इसमें 3 स्पेस बन गई, उसको उनको कैलकुलेट करने में भी दिक्कत आई, तो ऐसी दिक्कत आपको ना आए तो आप इस क्वेश्चन से सीख लीजिए और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये है आपका, पूछा क्या है इसके अंदर सर हमारे से, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हमने इस क्वेश्चन को क्लास में भी परफॉर्म कराया और आपने भी अपनी रेस्पेक्टिव क्लासेस में परफॉर्म किया होगा। क्या क्वेश्चन कहता है, द स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम अ लार्जर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, तो मेरे पास एक लार्जर स्फीयर है, देखो इस लार्जर स्फीयर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेता हूँ i, ठीक है, तो इस i की वैल्यू हो जाएगी सर 2/5 m और रेडियस है 2r का होल स्क्वायर, सो इट बिकम 2/5 4mr स्क्वायर, तो मतलब कि मैं इसको लिख दूंगा 8/5 mr स्क्वायर, ठीक है, तो ये बड़े वाले स्फीयर के लिए हो गया, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर अबाउट y एक्सिस, इसमें से एक छोटा हिस्सा जिसका डायमीटर 2r और रेडियस r है उसको रिमूव कर लिया, तो जिसको हमने रिमूव किया पहले उसके एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन I1 मान लेते हैं सर, और I1 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्फीयर ही है 2/5, बस जो पार्ट रिमूव किया उसका मास मुझे चाहिए, उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो पूरे का जो मास है वो m है, वॉल्यूम है सर 4/3 पाई 2r होल क्यूब इज इक्वल्स टू, जिस पार्ट को रिमूव किया उसका मास m डैश मान लेते हैं और उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। सर इसको अपन सॉल्व करेंगे, 4/3 से 4/3, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, तो ये 2 की पावर 3 बचेगा, तो मतलब कि m डैश जो है वो m/8 है, इसकी वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपन इसको अपन m डैश ही लिख देते हैं, m डैश r स्क्वायर, ठीक। अब आपने ये वाला पार्ट रिमूव किया है, पर जब हम किसी पार्ट को रिमूव करते हैं और रिमेनिंग का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसके उसी एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करते हैं, तो मतलब ये जो छोटा स्फीयर है इसका अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मिल गया, पर जो ये आपकी y वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो निकालना रहता है, उसको मैं i डैश मान लेता हूँ, तो i डैश कैसे निकल जाएगा भाई, i डैश इज इक्वल्स टू इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I1 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से m डैश और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r है, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू रख देते हैं, तो 2/5 m डैश r स्क्वायर प्लस m डैश r स्क्वायर, तो सर ये बन गया हमारे पास 7/5 m डैश r स्क्वायर, चाहे तो अब आप m डैश की वैल्यू रख लीजिए, तो ये जो रिमेनिंग वाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है i डैश है, तो
तो दैट इज योर 7/5, m डैश इज नाउ m/8 r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 7/40 और m r स्क्वायर। ठीक है, तो रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया। और सिमिलरली चाहे तो आप इसके अंदर भी आई m डैश की वैल्यू रख लीजिए 2/5, क्योंकि ये स्मॉलर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये हो गया m डैश, दैट इज m/8 और दैट इज योर r स्क्वायर। सो I1 इज इक्वल्स टू 2mr²/4। ठीक है, तो ये आई डैश जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने उस एक्सिस के अबाउट निकाला, अभी रिमेनिंग वाला निकालना रहता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं रिमेनिंग का निकालूंगा तो अब इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि कितना माना हुआ था सर आपने आई, उसमें से अब इस स्मॉलर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो आपने आई डैश माना है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग कितना हो गया हमारे पास, आई इज योर 8/5 mr² माइनस आई डैश जो आपने निकाला दैट इज योर 7/40 mr²। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये 40 में एलसीएम गया तो 864 mr² माइनस 7 mr²। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सर हमारे पास रिमेनिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 43, तो दैट इज 57 mr²/40 आ जाएगा। अब हमारे सर रेशियो किसका पूछा था, रेशियो ऑफ स्मॉलर स्फीयर टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो मतलब स्मॉलर स्फीयर कितना हो गया सर, स्मॉलर स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वाई एक्सिस वो आई डैश है। तो मतलब हमारे से क्वेश्चन के अंदर आई डैश डिवाइडेड बाय जो रिमेनिंग है उसका रेशियो पूछा था। तो आई डैश है सर 7 mr²/40 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग है सर 57 mr²/40। 40 गेट कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7/57। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर सी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों रहा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए रहा कि एक तो इसमें वो रेडियस को थोड़ा सा बच्चे एट अ मोमेंट नहीं पकड़ पाए। वो रेडियस 2r था बिगर स्क्वायर का, हम उसको r ही लेके बच्चे जनरली उसको कंसिडर करके सॉल्व कर दिए। दूसरा कि इसको माइनस करना उनको दिमाग से निकल गया एट अ टाइम कि भाई ये माइनस करके हमें उसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और तीसरा कुछ बच्चों ने जो गलती की है वो स्मॉल स्फीयर का वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया जो उसके अपने एक्सिस के अबाउट है, फिर उनका ऑप्शन मैच नहीं किया। ठीक है, तो ये गलती आपने भी नहीं करनी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत बढ़िया, आप गलती भी पहचानते हुए चलिए, क्योंकि गलती पहचानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास किससे बेस्ड है, ये फ्रिक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो मैं इसको फ्रिक्शन के अंडर लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 kg। तो एक आपके पास रोड है जिसका मास है 20 kg, लेंथ है सर 5 मीटर, अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद इट। एक हमारे पास वॉल है, उसके अगेंस्ट आपने इसको टिकाया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ये हमारे पास एक स्मूथ वॉल है, इसके अगेंस्ट हमने इसको रख दिया। ठीक है, वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट, इसके साथ जो ये एंगल है 60 डिग्री बना रही है। द अदर एंड रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रिफ्रैक्टिव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में म्यू मान लेता हूँ। द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रोड, तो इस पर क्योंकि ये बाहर की तरफ जाएगा नहीं तो फिसलेगा तो कैसे जाएगा सर, बाहर की तरफ जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा मेरे भाई, पीछे। तो ये हो गया FR फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। दूसरा, क्योंकि यहाँ ये कॉन्टेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लेते हैं सर, यहाँ पर कॉन्टेक्ट में है तो N2। ठीक है, इसका वेट अपना कहाँ जाएगा सर, नीचे की तरफ जाएगा mg। अब यहाँ से बात को समझना। ठीक है, FBD बना लिए, बिल्कुल बना लिए। अब यहाँ से बात को समझो। तो देखो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में है क्योंकि इसको गिरने नहीं देना है, क्योंकि पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, इसको रोक के रखा हुआ है। तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है वो इस N2 से बैलेंस हो रहा है। तो मतलब एक इक्वेशन तो होगी N2 FR इज इक्वल्स टू N2, और एक दूसरा ये N1 जो है इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो mg किसके बराबर हो गया सर, N1। दोनों का रेशियो बना लेते हैं, N1/N2 इज इक्वल्स टू mg/FR, है ना। तो आपको चाहिए तो FR यहाँ से, तो उसके लिए N1 N2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो वो कैसे, कि अपन इस पॉइंट को A मान लेते हैं और देखते हैं कि इस N2 का और mg का जो इसके अबाउट टॉर्क है वो कितना होगा। जैसे कि आप देख पाएंगे बेटा जी कि हमारे पास mg का जो टॉर्क है वो इसमें किस तरीके से है, क्लॉकवाइज, और N2 का जो आपका इसमें टॉर्क है वो किस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो उस टॉर्क की वैल्यू को मैं निकाल देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री, इसका ये कॉम्पोनेंट कितना हो गया, L/2 cos 30। और सिमिलरली आपका N2 के लिए, ठीक है, N2 के लिए मुझे ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये पूरी लेंथ तो L है,
तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया सर, L cos 60। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ mg is the weight and this is the perpendicular distance, so it become L sorry cos 30 is equals to किसके बराबर हो जाएगा, n2 टाइम्स ऑफ L cos 60। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ बनी, आप देखो L से L कैंसिल हो गया, mg/2 cos 30 हमारे पास हो गया √3/2 इज इक्वल्स टू n2 cos 60 इज 1/2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरे पास n2 की जो वैल्यू आई है दैट इज mg√3/2। अब मैं क्या काम करता हूँ, क्योंकि मुझे फ्रिक्शन फोर्स इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था, तो Fr n2 के बराबर है, तो सर आप लिख लीजिए Fr इज इक्वल्स टू mg√3/2, तो दैट इज Fr इज इक्वल्स टू, एंड द मास इज 20 kg, तो दैट इज 20 into 10 √3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो Fr आ गया मेरे पास 100√3। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है पिछले साल का, है ना। बच्चे सबसे पहले इसी को देखकर परेशान हुए थे, बाद में उनको पता चला कि यार इसमें तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जो कि हार्ड है। अब इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है जरा समझते हैं बात को। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो जनरली हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें जो हमारा मेनिस्कस होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट दी विड्थ बोल दो या लेंथ बोल दो ऑफ दी कंटेनर, पर इसका जो मेनिस्कस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेरिएबिलिटी का क्वेश्चन है। जब वेरिएबिलिटी का क्वेश्चन होता है तो हमें एलिमेंट्री पार्ट लेके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो इसके अंदर हमने बस क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है, आगे पूरा सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट आपको आता है वही यूज होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, है ना। इसका मेनिस्कस वेरिएबल होने की वजह से वहां हम पैनिक हो गए, और दूसरा इसके ऑप्शन कुछ ऐसे है डेंजरस से, जिसको देख के जो है ना ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बन ही नहीं पाएगा, और बिल्कुल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन होने वाला भी नहीं था, है ना। डिफिकल्ट है, बिल्कुल है, डिफिकल्ट है क्वेश्चन, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है इसके हिसाब से, नीट के पेपर के हिसाब से, पर हम इसको सोल्व करते हैं। अब जब क्योंकि वेरिएबल है तो आपको एलिमेंट्री पार्ट लेके करना होता है, तो आपने एक एलिमेंट्री पार्ट लिया। अब इस एलिमेंट्री पार्ट को जब आपने लिया, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ भी देते हैं क्योंकि पढ़ा हुआ सबका होता है क्वेश्चन, तो मैं इसे पढ़ना रह गया। कंसिडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज वन वॉल x इज इक्वल्स टू L, तो x इज इक्वल्स टू L की इसकी ये है ना चौड़ाई है, कैन बी टेकन टू वेरी वाइड इन Z, और ये आपने से बोला है कि यार ये जो है ना ये कंटेनर कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है, जो कि सीधा नहीं है, वाइड है इस तरीके से करके ना, तो ये हमने इसको थोड़ा सा वाइड बना लिया। तो ये जो विड्थ है इसकी कितनी गिवन है अपने को, Z है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो इसके अंदर है वो रो है। लिक्विड सरफेस मेक एन एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर आपका 30 डिग्री थीटा नॉट आपको डिग्री में दिया है विद x एक्सिस, एंड हाइट जो है हमारे से बोल दी इसकी कितनी है, y हाइट हमें गिवन है ये, ठीक है, इज द हाइट ऑफ द सरफेस देन द इक्वेशन ऑफ yx, ठीक है। तो कुछ ऐसा करके हमारे से एक इक्वेशन पूछी है इस मेनिस्कस की जो हमें गिवन है, तो हमने एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेना है। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। इस एलिमेंट्री पार्ट की विड्थ को अपन ले लेते हैं dx, ठीक है, ये हाइट कोई भी अभी अपन इसको y कंसिडर कर लो, y डैश कंसिडर कर लो, ठीक है, मैं इसको y मान लेता हूँ, ठीक। अब मुझे पता है कि इस पे क्या होगा कि मेनिस्कस पे सरफेस टेंशन, क्योंकि वो फ्री सरफेस है तो फ्री सरफेस पे लगनी है सरफेस टेंशन, तो यहाँ पर भी सरफेस टेंशन रहेगी। ऐसे करके मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर भी सरफेस टेंशन फोर्स रहेगी, तो यहाँ पे और यहाँ पर फोर्स बराबर ही रहने वाली है, क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्ट है तो बहुत ज्यादा फोर्स में चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल बढ़ गया होगा तो थीटा प्लस थीटा डी थीटा मान लेते हैं। तो अब इसके दो कंपोनेंट हम बना लेंगे, एक कंपोनेंट इधर की डायरेक्शन में जो कि कितना हो जाएगा f cos थीटा प्लस डी थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ को जो कितना हो जाएगा f sin थीटा प्लस डी थीटा। ऐसे ही इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर जो कितना हो जाएगा सर f cos थीटा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ को जो कितना हो जाएगा f sin थीटा। अब अगर मैं नेट फोर्स अपवर्ड नेट फोर्स निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगी f sin थीटा प्लस डी थीटा माइनस f sin थीटा। हमारे से क्वेश्चन में क्या बोला है कि थीटा x sin थीटा जो है वो बहुत छोटे एंगल है, मतलब sin थीटा को आप थीटा भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो f थीटा प्लस डी थीटा माइनस f थीटा, तो यहाँ कट जाएगा, ये अपने पास कितना बच गया सर f डी थीटा। तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इस पे ऊपर की तरफ को जो फोर्स लग रही है वो कितनी है f डी थीटा। अब जो ये ऊपर की तरफ को नेट फोर्स लग रही है, ये नेट फोर्स किसको बैलेंस करेगी, कैपिलैरिटी के प्रिंसिपल के सिद्धांत के हिसाब से अपवर्ड फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब डाउनवर्ड फोर्स उसके बराबर हो जाएगी। तो इसका वेट सर आपने कितना ले लिए, dm ले लिए, तो अपवर्ड फोर्स हो गई कितना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दे रहा हूँ, f d थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया dmg,
नहीं। तो अब हमारा काम क्या रहता है, हम यहाँ पर एफ की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें और डीएम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें। डीएम की वैल्यू तो निकल जाएगी, डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम, तो डीएम हो गया सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखना हमें आना चाहिए। वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और आपका हाइट। तो देखो लेंथ ये रही हमारे पास, कितना है सर dx है ना, वॉल्यूम लिख रहा हूँ तो dx, ठीक है। हाइट अपने पास कितनी होगी y, और ब्रेड्थ कितनी होगी, अंदर जो इसकी चौड़ाई है वो हो गई सर z। तो यहाँ से dm की वैल्यू हो गई सर कितना, दैट इज रो वाई जेड डी एक्स, ठीक है। तो dm की वैल्यू हमारी निकल गई, तो उसको तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे हमारे को जो क्वेश्चन के अंदर सरफेस टेंशन गिवन है वो एस गिवन है, तो सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगी, और लेंथ जिस पर ये लग रही है वो विड्थ है अपने पास z, तो यहाँ से हो गया एस जेड। तो सर यहाँ सारी वैल्यूज को रख देते हैं, एस जेड डी थीटा, डीएम की वैल्यू होगी सर रो वाई जेड डी एक्स इंटू जी, जेड से जेड अपना कैंसिल हो गया, और डी एक्स को नीचे ले आता हूँ, एस को इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रो वाई जी। नहीं, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई यहाँ पे। अब इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आई है, इसमें अब देखो थीटा क्या है, थीटा हमारे पास एंगल है, यहाँ पे थीटा को अपन क्या लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ से भी नहीं देखते तो यहाँ से देख लो, थीटा किसके बराबर है सर, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो दैट इज डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रो वाई जी, और ये हो गया सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो वाई जी। अब चेक करो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रो वाई जी, ओ सॉरी नीचे इसमें एस भी तो था, तो यहाँ पे आप एस भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये नीचे एस भी आ गया, तो विच ऑप्शन सर, दैट इज योर बी ऑप्शन, ठीक। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इसके तो देख के ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो उसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। डिफिकल्टी क्या है, बस इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें मेनिस्कस वेरिएबल हो गए, वेरिएबल के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका एक एलिमेंट्री पार्ट लेके ही सॉल्व किया जाता है, और पॉसिबल भी वैसे ही है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोल दिया भाई, इसमें बोल दिया इन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास, तो एक हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया है, ठीक है। एक ऑसिलेटिंग स्प्रिंग है और एक मास है, ठीक है। इसके अंदर सैंड भरी हुई है ना, बॉक्स फिल्ड विद द सैंड। एज द बॉक्स ऑसिलेट द सैंड लीक स्लोली आउट ऑफ द बॉक्स, दैट द एवरेज फ्रीक्वेंसी एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम चेंज विद टाइम, विच ऑफ द सिस्टमेटिक डिपिक्ट्स दीज चेंजेस करेक्टली। एक चीज बताओ कि भाई जब ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इसके अंदर सैंड है, मैंने माना कि वो नीचे धीरे धीरे गिर रही है, जो आप भी समझ रहे हो, पर इसके अंदर दो चीजों का रिलेशन पूछ दिया सर। एक रिलेशन तो क्या पूछ दिया हमारे से, एवरेज फ्रीक्वेंसी, और एक एवरेज आपका एम्पलीट्यूड। पर जब ये ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करने में आपको रिलेशन पता है कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो के बाय एम के बराबर रहता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन की इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इसको हम के बाय एम को रिप्लेस करके ही ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं स्प्रिंग के अंदर, वो आप सब बच्चों को पता है। तो ओमेगा यहाँ से हो गया अंडर रूट के बाय एम। हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें सैंड आउट होने की वजह से मास धीरे धीरे घट रहा है, मास घटने की वजह से जो ओमेगा है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें ओमेगा बढ़ने वाला है। अब देखो ओमेगा से हम क्या समझते हैं सर, ये होता है 2 पाई बाई टी। तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या करेगा, घटेगा। बहुत ध्यान से समझना बात को, टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या हो गया, फास्ट ऑसिलेशन कर रहा होगा तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी घट गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड घट गया है, ओमेगा इंक्रीज कर गया। आप ऐसा ग्राफ इसमें देख लेंगे जिसमें ओमेगा बढ़ रहा है और एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो ऐसा कौन सा ग्राफ हो गया सर, बी। देखो इसमें ओमेगा तो इंक्रीज कर रहा है, बट एवरेज एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये है वो 8 डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसकी वजह से 2025 का जो नीट का पेपर था वो स्कोरिंग नहीं रहा, और होप्स होगी ये वीडियो आपकी 2026 की प्रिपरेशन के लिए बूस्टर का काम करे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सके और आपके पेपर में मदद करे। तो बेटा ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को अपने बिल्ड करते रहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।